फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डीसी मशीन से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये सारे एमसीक्यूज स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम, गेट, पीएसयू, ईएससी सारे में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर ए 4-6 पोल डीसी मशीन विथ वेव बाउंड आर्मेचर द नंबर ऑफ ब्रशेज रिक्वायर्ड इज। तो देखिए, डीसी मशीन को दो तरीके से वाइंडिंग किया जाता है। पहला होता है वेव वाइंडिंग, दूसरा होता है हमारा लैप वाइंडिंग। तो जो हमारा वेव वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं वो होते हैं 2, और लैप वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं वो पोल के बराबर होते हैं। इसको याद रखने का तरीका है, ए और पी दोनों आता है और ए और इक्वल टू पी होगा अगर लैप वाइंडिंग हुआ तो, ठीक है। एल को आप लेवल पकड़ सकते हैं, ए और पी दोनों सेम लेवल में होंगे, यानी ए और पी दोनों बराबर होंगे। ये होता है हमारा लैप वाइंडिंग में। तो अगर 6 पोल का हमारा डीसी मशीन है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इसमें क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होंगे, 2 होंगे। तो जो ब्रशेस रिक्वायर्ड होंगे वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स के बराबर होंगे। तो देखिए, जो हमारा लैप वाइंडिंग होगा उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 6 है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें 6 ब्रशेस लगेंगे। और वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 है, इसमें दो ब्रश के रिक्वायरमेंट होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन ऑफ इंटरपोल्स इन डीसी मशीन इज टू। इंटरपोल का क्या फंक्शन होता है? देखिए, डीसी मशीन में जो इंटरपोल का फंक्शन होता है वो होता है कम्यूटेशन को इंप्रूव करना, ठीक है। कैसे हम कम्यूटेशन को इंप्रूव होता है, क्या क्या कहते हैं हम लोग कि जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है इंटरपोल वाइंडिंग का वो क्वाड्रेचर एक्सिस में होता है। जैसे देखिए, ये मेन फील्ड फ्लक्स हुआ यहाँ पर, ये हुआ हमारा आर्मेचर, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्वाड्रेचर एक्शन एक्सिस हुआ और ये यहाँ पर हो गया फील्ड एक्सिस हुआ, ठीक है। तो ये जो आर्मेचर एमएमएफ का डायरेक्शन होता है और ये फील्ड एमएमएफ का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो इंटरपोल्स जो होता है वो क्या होता है, उसका जो एक्सिस होता है क्वाड्रेचर एक्सिस के अलॉन्ग होता है, और वो जो होता है सीरीज में कनेक्टेड होता है आर्मेचर के साथ। तो क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज करता है आर्मेचर एमएमएफ के इफेक्ट को, तो उससे क्या होता है, कम्यूटेशन इंप्रूव होता है, ठीक है। तो इसमें इंप्रूव कम्यूटेशन होता है, ठीक है। देखिए, आर्मेचर रिएक्शन किसको कहते हैं? आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं क्या कि आर्मेचर के अंदर जो कंडक्टर्स है उसका भी अपना एक फील्ड होता है। तो वो क्या होता है, वो जो फील्ड जो क्रिएट होता है उसमें करंट फ्लो होने के चलते वो मेन फील्ड फ्लक्स को डिस्टॉर्ट करता है। तो उसी डिस्टॉर्शन को हम लोग आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। उससे क्या होता है कि स्पार्किंग बढ़ जाता है और मोटर में जो हीटिंग इफेक्ट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको निगेट करने के लिए हम लोग इंटरपोल्स का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्यूटेटर सेगमेंट्स ऑफ ए डीसी मशीन आर मेड ऑफ। कम्यूटेटर सेगमेंट किससे मेड होता है? तो वो मेड होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सेटिस्फाई द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? एन इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो ये है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस, तो ये हो गया सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द कम्यूटेटर इन ए डीसी मशीन इज। डीसी मशीन में कम्यूटेटर का क्या फंक्शन होता है? तो कम्यूटेटर क्या करता है, हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में चेंज करता है, ठीक है। तो जो कम्यूटेटर होता है बेसिकली आर्मेचर पे इस तरह से माउंटेड होता है दोस्तों। तो आर्मेचर के कंडक्टर में जो करंट आता है उसको वो जो वोल्टेज इंड्यूस होता है उसको वो कम्यूटेट करता है, इसी के लिए उसको कम्यूटेटर बोलते हैं। और ब्रशेस के थ्रू उसे वापस ले आता है बाहर में, ठीक है। तो ये एक पूरा अरेंजमेंट होता है उसमें, तो वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में चेंज करता है, एज ए रेक्टिफायर काम करता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ब्रशेस रिक्वायर्ड फॉर 4 पोल लैप वाइंडिंग डीसी मशीन। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि लैप वाइंडिंग डीसी मशीन में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स क्या हो जाएंगे, पोल्स के बराबर होंगे। तो इसमें 4 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हो जाएंगे, तो उतने ही हमें ब्रशेस लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन डीसी मशीन आयरन लॉस काउजेस। आयरन लॉस क्या काउज करता है? तो डीसी मशीन में आयरन लॉस काउज करता है ऑल ऑफ द मेंशन, यानी कि हीटिंग कोर में हीटिंग प्रोड्यूस करता है, एफिशिएंसी कम करता है क्योंकि लॉसेस बढ़ जाता है, और टेम्परेचर वेंटिलेटिंग एयर का बढ़ा देता है। तो सारे चीज वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फील्ड वाइंडिंग विल बी ड्रॉन एट व्हाट डिग्री। तो फील्ड वाइंडिंग किस पे ड्रॉ करा जाएगा? तो देखिए, आर्मेचर एमएमएफ यहाँ पर है हमारा, और ये है फील्ड एमएमएफ, ठीक है। एमएमएफ फील्ड का और ये है आर्मेचर का एमएमएफ। तो ये आपस में कितने 90 डिग्री पे होते हैं, तो 90 डिग्री पे इसको ड्रॉन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द। कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ पर प्लेस किया जाता है? तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्लेस किया जाता है हमारा पोल शू पे, ठीक है। देखिए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है कि जो पोल जो शू होता है उस पे, जिस तरह का ये पोल शू होता है तो उसमें ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो उस ग्रुप्स के बीच में हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग को डालते हैं। ये जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो आर्मेचर सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो और वो क्या करता है, आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को नलीफाई करता है फील्ड एमएमएफ पे, ठीक है। तो और हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग में जो करंट का डायरेक्शन होता है वो मेन आर्मेचर करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, ठीक है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज क्यों होता है? आर्मेचर रिएक्शन को के इफेक्ट को कम करने के लिए। तो वो पोल्स में प्लेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डीसी मशीन वाइंडिंग आर, डीसी मशीन वाइंडिंग को क्या कहते हैं हम लोग, होता है फुल पिच होता है। फुल पिच क्यों होता है? क्योंकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम ईएमएफ कॉइल के अंदर जनरेट हो सके, इसके लिए ये फुल पिच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल पावर सोर्स थ्रू है। आर्मेचर वाइंडिंग जो एक्सटर्नल सोर्स से किससे कनेक्ट होता है? तो कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम से। ठीक है, तो देखिए आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर का जो इस तरह से स्लॉटिंग होता है, उसी के साथ साथ जो कम्यूटेटर भी कनेक्ट होता है। तो क्या होता है कि जब आर्मेचर रोटेट होता है तो ब्रश के थ्रू जो है करंट कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो अल्टरनेटिंग इन नेचर होता है। तो वो कम्यूटेटर उसको क्या करता है, उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस करता है। तो एक्सटर्नल पावर सोर्स के थ्रू भी कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम से वो कनेक्टेड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ईएमएफ जनरेटेड पर पाथ इन ए सिंप्लेक्स वेव वाउंड डीसी जनरेटर। पर पाथ बोल रहा है दोस्तों दोस्तों, तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग निकाल सकते हैं, जो हमारा ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला होता है एन पी फाइव जेड डिवाइडेड बाय 60 ए। ठीक है, ठीक। तो अभी इसमें क्या बोल रहा है, सिंप्लेक्स वेव बॉन्ड। तो वेव बॉन्ड में क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2। तो अब इस ए इज इक्वल टू 2 यहाँ पर रखिएगा, तो एन पी फाइव जेड डिवाइडेड बाई 120 आएगा। तो एन पी फाइव जेड डिवाइड 120 किसमें ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अगर आप लैप बॉन्डिंग के केस में लीजिएगा तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पी फाइव जेड डिवाइडेड बाई 60 इंटू, जब हमारा लैप वाइंडिंग हुआ तो ए और पी बराबर होंगे और पी और पी कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा एन फाइव जेड डिवाइडेड बाई 60। तो अगर लैप वाइंडिंग बारे में पूछेंगे तो भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन इज मेड ऑफ। आर्मेचर किससे में बना होता है? तो वो सिलिकॉन स्टील से। सिलिकॉन स्टील से क्यों बनाते हैं? तो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है दोस्तों? अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, उसके बीच का जो एरिया होता है, उस कर्व का बी एच कर्व का एरिया, उसको हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। तो सिलिकॉन स्टील यूज करने से ये जो एरिया है वो मिनिमाइज हो जाता है और लॉसेस जो होते हैं वो कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डीसी जनरेटर्स आर डिजाइन टू डेवलप आर्मेचर वोल्टेज नॉट एक्सीडिंग 650 वोल्ट बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ। किसके लिमिटेशंस के चलते हैं? तो कम्यूटेटर की लिमिटेशंस से चलते हैं। होता क्या है दोस्तों, देखिए ज्यादा वोल्टेज पे क्या होता है, कम्यूटेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, ब्रशेस में जो स्पार्क है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एक सर्टेन वोल्टेज से ज्यादा का वोल्टेज हम लोग जनरेट नहीं कर पाते हैं जनरेटर के थ्रू। ठीक है, बिकॉज ऑफ कम्यूटेटर का लिमिटेशन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रशेस इन ए डीसी मशीन आर नॉर्मली प्लेस्ड इलेक्ट्रिकली इन। ब्रशेस कहाँ पर रखा जाता है? तो बस ये इंटरपोलर रीजन में रखा था, यानी कि ये सपोज कि यहाँ एक पोल है। ठीक है, और यहाँ पर एक पोल है। ठीक है, नीचे में भी इस तरह से पोल है, तो ये जो इंटरपोलर रीजन होता है वहां पर ब्रशेस को रखा जाता है, यहाँ पर ब्रशेस को रखा जाता है। ठीक है, इंटरपोलर रीजन के बीच में ब्रशेस को रखा जाता है। ठीक है, इंटरपोलर रीजन में, तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कम्यूटेटर ऑफ ए डीसी जनरेटर एक्ट्स एज। कम्यूटेटर डीसी जनरेटर का किस तरह से एक्ट करता है? तो एक रेक्टिफायर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, जो वोल्टेज है उसको वो रेक्टिफाई करके डीसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि देखिए हमारा मेन पर्पस डीसी जनरेटर क्या होता है, एक डीसी आउटपुट जनरेट करना, प्लस माइनस में डीसी आउटपुट जनरेट करना। तो अगर जो हमारा ईएमएफ जनरेटेड है वो एसी के फॉर्म में होता है, तो उसको अगर हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा डीसी में, तो एज ए कम्यूटेटर एज ए रेक्टिफायर यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्साइटिंग कॉइल्स ऑफ एनी डीसी मशीन आर बाउंड। एक्साइटिंग कॉइल किसी भी डीसी मशीन का कैसे बाउंड होता है? तो पोल्स के अराउंड बाउंड होता है। ठीक है, ठीक। तो ये जो हमारा पोल्स होता है, जैसे मान लीजिए पोल्स हुए और ये पोल है, तो एक्साइटिंग कॉइल इस तरह से इसमें बाउंड होता है। ठीक है, एक्साइटिंग कॉइल क्या करता है, हमारा फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो एक्साइटिंग कॉइल इससे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीसी मशीन्स द आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ इज। आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ क्या होता है? तो वो होता है स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। तो इसे केस में क्या देखा गया दोस्तों, कि जो आर्मेचर है वो एज स्टेटर की तरह काम करता है, और जो हमारा फील्ड्स है वो हमारा रोटर की तरह काम करता है। तो उसके केस में क्या होता है, उसके केस में स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर होता है। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी मेजर मेंटेन्स द सेम डायरेक्शन वेदर डीसी मशीन रन्स एज अ जनरेटर और एज अ मोटर। किसका डायरेक्शन सेम होता है दोस्तों? तो जो डायरेक्शन सेम होता है वो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। ठीक है, अगर डीसी मशीन जनरेटर की तरह भी काम करे या मोटर की तरह काम करे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट होता है। ठीक है, आर्मेचर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, फील्ड करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, सप्लाई करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन सेम होता है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, एन पी फाइव जेड डिवाइडेड बाई 60 ए। ठीक है, जनरेटर केस में ईजी होता है, और जो हमारा मोटर केस में होगा वो एक बैक ईएमएफ होगा, लेकिन उसको फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेमा स्टैंडर्ड्स रेट मोटर्स अकॉर्डिंग टू। तो देखिए नेमा की स्टैंडर्ड क्या होता है कि किसी भी मोटर का जो नेम प्लेट रेटिंग होता है उसमें नेमा स्टैंडर्ड लिखा रहता है। ठीक है, तो नेमा का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन। तो वो फ्रेम नंबर पे लिखा रहता है। ठीक है,
तो मोटर को फ्रेम नंबर के अकॉर्डिंग वो रेट करता है, ठीक है। नेम प्लेट रेटिंग रिगार्डिंग मैं इस चैनल में एक वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, आप जाके उसे देख सकते हैं डिटेल में। नेम प्लेट रेटिंग के अंदर क्या क्या होता है वो सारी चीज़ उसमें दी हुई है, ठीक है। इंटरपोल्स आर यूज्ड इन, इंटरपोल्स किस में यूज किया जाता है, तो बोथ लैप और वेव बाइंडिंग मशीन में। क्यों इंटरपोल्स का यूज किया जाता है दोस्तों, तो वो क्या कम्यूटेशन को इम्प्रूव करता है, आर्मेचर रिएक्शन के एमएमएफ को रिड्यूस करके, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने डिस्कस किया था। तो वो बोथ लैप और वेव वाइंडिंग दोनों मशीन में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फील्ड सिस्टम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मशीन, तो किस में हो सकता है, स्टेटर और रोटर दोनों में हो सकता है। यानी कि हम लोग जो फील्ड वाइंडिंग है उसको हम लोग या तो हम लोग स्टेटर में भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, या तो हम लोग आर्मेचर को रोटर में लगा सकते हैं, या उल्टा कर सकते हैं। हम लोग आर्मेचर को जो है हम लोग आर्मेचर को हम लोग स्टेटर पे लगा सकते हैं, और फील्ड को हम लोग रोटर पे लगा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों दोनों केस पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कंडक्टर्स ऑफ द कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन ए डीसी मशीन, तो वो क्या होता है, ऑलवेज कम होता है आर्मेचर कंडक्टर पर पोल का। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का हमने आपको बताया था कि आर्मेचर रिएक्शन के एमएमएफ को कम करने के लिए यूज होता है। तो जस्ट उससे नंबर ऑफ टर्न्स कम होता है ताकि करंट अपोजिट में रहे लेकिन वो इक्वल ना हो आर्मेचर एमएमएफ के, और उसके इफेक्ट को कम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डीसी मशीन हाउ आर द कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग कनेक्टेड, कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग किस तरह से कनेक्टेड है, यानी कि हमारा इसमें जो इंटरपोल वाइंडिंग है वो किस तरह से कनेक्टेड है, तो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है और उसके इफेक्ट को नलीफाई करता है, ठीक है, फ्लक्स प्रोड्यूस करके। तो उस इन सीरीज में आर्मेचर वाइंडिंग होगा, ठीक है। In electromechanical energy conversion devices, generator and motors, a small air gap is left between stator and rotor in order to permit mechanical clearance. एयर गैप नहीं रखने से वो रोटेट नहीं हो पाएगा, है ना। तो एक छोटा सा एयर गैप रखा जाता है ताकि मैकेनिकल क्लियरेंस मिल सके। ये एयर गैप जितना कम से कम हो उतना ही ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। उससे क्या होता है कि हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज हो सकते हैं, और रिलक्टेंस एयर गैप कम होने से कम होता है, जिससे कि हमारा मैक्सिमम फ्लक्स मिल सके। क्योंकि फ्लक्स आपको पता है एमएमएफ बाय रिलक्टेंस होता है, तो जितना रिलक्टेंस का वैल्यू कम होगा, एयर गैप का वैल्यू कम होगा, उतना ही रिलक्टेंस का वैल्यू कम होगा, हमें फ्लक्स ज्यादा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज अ हेटेरोपोलर स्ट्रक्चर विद स्टेशनरी पोल एंड रोटेटिंग आर्मेचर, स्टेशनरी पोल होगा और रोटेटिंग आर्मेचर होगा, तो डीसी मशीन होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6-pole wave wound armature has 600 conductors and is driven at 700 rpm. Determine the generated EMF in the armature flux if the flux per pole is 10 milliamp. देखिए E इज इक्वल टू, हम लोग को पता है कि क्या होता है, एन पी फाइव जेड डिवाइडेड बाई 660A, ठीक है। यहाँ पर कंडक्टर्स कितना है, जेड है हमारा 600, ठीक है। हमारा फ्लक्स पर पोल दे दिया है हमारा 10 मिलीवेबर, ठीक है। हमारा नंबर ऑफ पोल्स है 6 पोल्स, ठीक है। और वेव बॉन्ड है तो ए इज इक्वल टू 2 होगा, तो और एन स्पीड है हमारा 700 आरपीएम। अगर इस सभी वैल्यू को आप पुट कीजिएगा तो ई का वैल्यू आएगा 210 वोल्ट, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सी आंसर सही होगा, तो ये इसका फंडा है, तो आपसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में बी द वेरियसली डिफाइंड एज द पेरिफेरी ऑफ द आर्मेचर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द जनरेटर दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल को क्या कहते हैं हम लोग, पोल पिच बोलते हैं। यानी कि अगर ये एक पोल इस तरह से है, ठीक है, दूसरा पोल अगर इस तरह से है, और तीसरा पोल इस तरह से है, और चौथा पोल इस तरह से है, तो जो पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग पोल पिच बोलते हैं, और वो इलेक्ट्रिकली 180 डिग्री होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकली कितना होता है, 180 डिग्री होता है, उसको पोल पिच बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इज टुगेदर कॉल्ड आयरन लॉस, तो एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस को हम लोग ये आयरन लॉसेस बोलते हैं, ठीक है। ये आपने इंडक्शन मशीन में भी पढ़ा था, मैंने इंडक्शन मशीन से भी रिलेटेड वीडियोस बनाए, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया डिटेल में एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। मैंने ये एक्सप्लेन किया कि अगर वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट रहता है उसमें, तो जो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होता है, और एडी करंट लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के। आप उससे जाके देखिएगा, अब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर कम्यूटेशन रिजल्ट्स इन, अंडर कम्यूटेशन से क्या होता है, तो अंडर कम्यूटेशन से स्पार्किंग होता है ट्रेलिंग एज ऑफ द ब्रश में, यानी ब्रश के ट्रेलिंग एज में स्पार्किंग होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, देखिए जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसके चलते क्या होता है, फ्लक्स जो ट्रेलिंग पोल में होता है वो ट्रेलिंग पोल टिप में होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, अंडर कम्यूटेशन केस में। और जो फॉरवर्ड पोल टिप में फ्लक्स घट जाता है, ठीक है। तो इसी के लिए स्पार्किंग हो जाता है, ट्रेलिंग एज ऑफ द ब्रश में स्पार्किंग आ जाता है अंडर कम्यूटेशन होने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीसी जनरेटर द ब्रशेस आर मेड ऑफ, डीसी जनरेटर में ब्रशेस किस तरह से मेड होते हैं, तो कार्बन और ग्रेफाइट से ब्रशेस मेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीसी आर्मेचर वाइंडिंग वेव वाइंडिंग हैज डैश पैरेलल पाथ, तो वेव वाइंडिंग का पैरेलल पाथ क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होता है। मैंने आपको बताया लैप वाइंडिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर हो, अगर ये 4 पोल है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 4 होगा, और वो लैप वाइंडिंग हुआ तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द फंक्शन ऑफ ए कम्यूटेटर इन ए डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का फंक्शन क्या होता है, तो चेंज एसी इंटू डीसी, क्योंकि हमारा जो आउटपुट डिजायर होता है हमारा डीसी जनरेटर केस में वो एक डीसी वोल्टेज डिजायर होता है, ठीक है, जो एक डीसी वोल्टेज डिजायर होता है, तो इसी के लिए उसको एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है कम्यूटेटर, ठीक है, तो एज अ रेक्टिफायर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस, तो क्या एडी करंट लॉसेस रिड्यूस होता है, क्यों लैमिनेट करता है, देखिए क्योंकि एडी करंट एक सर्कुलेटरी करंट होता है। मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से हमारे पास कॉइल है, तो सर्कुलेटरी करंट है, प्लेट है, सर्कुलेटरी करंट, अगर हम लोग इसको लेमिनेट कर दें तो सर्कुलेटरी करंट जो तो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, उससे हीटिंग कम होता है और लॉसेस हमारे कम होता है। तो लेमिनेट क्यों किया जाता है, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए। तो जो एडी करंट लॉसेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस स्क्वायर के। तो आप समझ के देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस अगर कम कर दिया जाए तो एडी करंट लॉसेस ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डमी कॉइल्स आर प्रोवाइडेड इन द जनरेटर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस फॉर द रोटर, रोटर के मैकेनिकल बैलेंस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैप वाइंडिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर, लैप वाइंडिंग किसके लिए सुटेबल होता है, तो लैप वाइंडिंग सुटेबल होता है लो वोल्टेज और हाई करंट मशीन। देखिए इसके एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए दो टाइप की वाइंडिंग है, एक लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। मान लीजिए कि हमारे पास 24 नंबर ऑफ कंडक्टर्स है टोटल, ठीक है, जेड कितना है 24 नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ठीक, और ये हमारा सपोज ये 4 पोल का मशीन है। तो सबसे पहले इसको अगर हम लोग वेव वाइंडिंग में हम लोग माउंट करते हैं तो वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे, दो, ठीक। अब ब्रशेस के अक्रॉस अगर पैरेलल पाथ दो होंगे तो इसका मतलब है उस कंडक्टर को हम लोग इस तरह से सजा के देख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 24 कंडक्टर्स है तो एक में टोटल 12 कंडक्टर्स होंगे इस तरह से, 1 2 करते करते 12 कंडक्टर्स होंगे, है ना, डॉट 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 करते 12 कंडक्टर्स, और इस साइड में भी 1 2 कर डॉट डॉट करते करते हमारे पास 12 कंडक्टर्स होंगे। तो इसका मतलब 12 और 12 24 कंडक्टर्स हैं। मान लीजिए कि ईच कंडक्टर के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज जनरेशन है वो है 2 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस जो नेट वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, देखिए 12 कंडक्टर से आपस में पैरेलल है तो 12 इंटू 2 यानी कि 24 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि इसमें वोल्टेज ज्यादा जनरेट हो रहा है। अब लैप वाइंडिंग केस में देख लीजिए, मान लीजिए इसी केस को हम लोग लैप वाइंडिंग देखते हैं, तो लैप वाइंडिंग केस में क्या हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स है, देखिए उसमें नंबर ऑफ ब्रशेस तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के बराबर हो, तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए दो ही इस तरह से लेते हैं, ठीक है, उसका रिजल्टेंट को हम लोग दो ही से डिनोट कर रहे हैं। तो अभी देखिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होगा, 4, क्योंकि हमने 4 पोल मशीन लिया है। तो इसका मतलब है क्या कि पैरेलल पाथ 4 होने से हर एक पैरेलल पाथ में टोटल 6 कंडक्टर्स आएगा, तभी तो 24 कंडक्टर्स होगा। तो मान लीजिए कि इस तरह से है तो ये 24 कंडक्टर्स होंगे, अगर 6 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ऐसे करके 4 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होंगे, तो इस तरह से हमारा टोटल 4 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होंगे इस तरह से। तो हर एक में कितना कंडक्टर्स होगा, टोटल 6 कंडक्टर्स होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 6 कंडक्टर्स है तो 6 इंटू 2 यानी कि 12 वोल्ट। तो देखिए 12 वोल्ट यानी कि ये लैप वाइंडिंग के केस में जो वोल्टेज है वो वेव वाइंडिंग से कम है, तो इसका मतलब लो वोल्टेज और हाई करंट मशीन क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज्यादा है। तो करंट करंट कैपेसिटी अगर इक्वल है तो हमारा करंट कितना फ्लो हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि 6 कंडक्टर है और ईच 1 एम्पियर है तो 1 1 1 1 यानी 4 एम्पियर करंट फ्लो होगा उसमें, और उसके केस में नंबर पाथ 2 था तो उसमें 2 ही एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है। तो इसका मतलब है कि लो वोल्टेज हाई करंट मशीन के लिए हम लोग लैप वाइंडिंग का यूज करते हैं। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है समझने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर्स आर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग, तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को हम लोग आर्क वेल्डिंग यूज करते हैं। देखिए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का दो ये रहता है। पहला है कि लार्ज डिमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन उसमें होता है जो कि वेल्डिंग में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, उसी के चलते हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग फील्ड और शंट वाइंडिंग को अपोजिट डायरेक्शन में माउंट करते हैं, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रे लॉस इज इक्वल टू, स्ट्रे लॉस किसको बोलते हैं, तो होता है मैकेनिकल लॉस और आयरन लॉस को मिला के हम लोग स्ट्रे लॉस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 4 पोल जनरेटर विद 16 कॉइल्स हैज 2 लेयर वाइंडिंग, द पोल पिच इज, तो देखिए 16 कॉइल्स है, इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स क्या हो जाएंगे, देखिए एक कॉइल इस तरह से होता है, ठीक है, तो ये जो दो कंडक्टर्स इसके दो कॉइल साइड होता है, यही इसके नंबर ऑफ कंडक्टर होते हैं, एक कॉइल में 2 कंडक्टर होता है, ठीक है, यही हमारे पोल्स के अंदर में रोटेट होता है। तो इसका मतलब है कि टोटल कंडक्टर्स कितने हो जाएंगे, 16 इंटू 2 यानी कि टोटल 32 कंडक्टर्स हैं। अब पोल पिच जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स यानी नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल, ठीक है, ये हो गया हमारा पोल पिच, ठीक है, पोल पिच बोलते हैं। तो ठीक है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं 32 और नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं 4, यानी सिंपली आएगा 8। तो इसका मतलब पोल पिच क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर कैन बी टर्म्ड एज, तो उसको क्या बोलते हैं, रोटेटिंग एम्पलीफायर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए डीसी जनरेटर में जितना भी हम लोग स्पीड देंगे उतना ही ज्यादा पावर जनरेट होगा, क्योंकि ये जो हमारा ईएमएफ डेवलप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के जनरेटर केस में। तो अभी क्या होगा कि अगर हम उस स्पीड को बढ़ा दे प्राइम मूवर से तो ईएमएफ जनरेशन बढ़ जाएगा और हमारा नेट पावर बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये एक एम्पलीफायर की तरह काम किया, तो इसको हम लोग रोटेटिंग एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फील्ड कॉइल्स ऑफ 6 पोल डीसी जनरेटर ईच हैविंग 500 टर्न्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। When the field is excited, there is a magnetic flux of 0.02 Weber per pole, ठीक है। If the field current
सर्किट इज ओपन इन 0.02 सेकेंड, एंड फिर सर्किट को ओपन किया जाता है, तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज 0.002 वेबर पर पोल, कैलकुलेट द एवरेज वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस द फील्ड टर्मिनल्स। तो देखिए सबसे पहले हमारा हमको बेसिक फार्मूला पता है कि E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी होता है, ठीक है। ठीक, इसका मतलब है क्या कि हमको चेंज इन फ्लक्स निकालना है, तो हमारा यूजफुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, हमारा रेसिडुअल फ्लक्स माइनस हो जाएगा उसमें। देखिए हमारा जो फ्लक्स था, मैग्नेटिक फ्लक्स जो था यूजफुल हुआ, वो क्या हो जाएगा 0.02 माइनस 0.002, क्योंकि रेसिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग रिड्यूस कर देंगे क्योंकि उसका तो यूज नहीं लेते हम लोग, इसका मतलब 0.018 आएगा, ठीक है। ये है हमारा इतना वेबर पर पोल, ठीक है। अगर ये 6 पोल का है तो इसका मतलब फ्लक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.018 इंटू 6, तो ये हमारा फ्लक्स का वैल्यू आ गया। ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स होंगे 6, नंबर ऑफ टर्न्स 500 टर्न्स कनेक्टेड है सीरीज में, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे 6 पोल में इंटू 500 टर्न्स, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे 3000। तो अब 3000 और फ्लक्स का भी वैल्यू दे दिया है, और dt हमारा चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा 0.02 सेकंड, उसको यहाँ रख देंगे, डी5 की जगह पर हम लोग इसको रख देंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स की जगह पर 3000 रख देंगे। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो वैल्यू आता है 16200, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 200 वोल्ट डीसी जनरेटर सप्लाइज 4 किलोवाट एट टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट, ठीक है। तो यानी पावर इज इक्वल टू हमारा कितना है 4 किलोवाट, पावर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा टर्मिनल वोल्टेज इंटू आर्मेचर करंट, ये हमारा है 4000 वाट। इसका मतलब है क्या कि हमारा जो आर्मेचर करंट है वो क्या हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 200, यानी कि आएगा 20 एम्पियर, ठीक। अब दो केसेस देखते हैं। इफ द मशीन इज ऑपरेटेड एज ए मोटर, ठीक है, द सेम टर्मिनल वोल्टेज विद द सेम आर्मेचर करंट, फाइंड द रेशियो ऑफ जनरेटर स्पीड टू द मोटर स्पीड। तो इसका मतलब है क्या कि सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं कि एज ए जनरेटर काम करता है। जब जनरेटर जैसा काम करेगा तो उसमें क्या होगा वी टर्मिनल प्लस आई ए इंटू आर ए, ये फॉर्मूला होता है। अभी टर्मिनल वोल्टेज है 200 प्लस आई ए करंट है 20 इंटू आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5, इसको निकालेंगे तो ये 210 वोल्ट आएगा, ठीक है। अब सेम की तरह काम करता है, तो इसका मतलब है क्या कि हमारा जो बैक ईएमएफ है वो क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज माइनस, अब अगर ये एज ए मोटर काम करेगा तो क्या हो जाएगा आई ए इंटू आर ए, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि ये हो जाएगा 200 माइनस 20 इंटू 0.5, यानी कि आएगा 190। तो इसका मतलब है क्या कि हमारा जो स्पीड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएमएफ के। तो इसका मतलब है क्या कि जनरेटर डिवाइडेड मोटर की तरह जब काम करेगा तो इसका मतलब है ये होगा जनरेटर डिवाइडेड बाई ई ऑफ मोटर। अब जनरेटर का जो वोल्टेज है वो कितना था 210, और मोटर का जो वोल्टेज है वो कितना है 190, इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे तो 1.105 आएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डीसी जनरेटर डिलीवर्स 30 एम्पियर करंट टू ए लोड एट 120 वोल्ट बाय कंज्यूमिंग 4500 जूल पर सेकंड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए जनरेटर क्या करता है इतना मैकेनिकल एनर्जी लेता है, यानी जनरेटर का प्राइम मूवर को हम लोग इतना मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इतना पावर प्रोवाइड करते हैं। तो वो हमें कितना देता है उस टर्मिनल के अक्रॉस, जनरेटर के अक्रॉस जो हमारा पॉजिटिव निगेटिव वोल्टेज है वो हमें 30 एम्पियर करंट देता है उस टर्मिनल के अक्रॉस, और जो हमारा लोड का जो वोल्टेज है और किस वोल्टेज के वैल्यू पे देता है 120 वोल्ट पे, ठीक है। इसका मतलब है क्या कि जो हमारा पावर आउटपुट है वो क्या हो जाएगा हमारा वोल्टेज इंटू करंट, इसका मतलब कि वोल्टेज है 120 इंटू करंट है 30, यानी कि ये होगा 3600 वाट। तो इसका मतलब है क्या कि हमारा जो इफिशियंसी है वो क्या हो जाएगा पी आउटपुट डिवाइडेड बाई पी इनपुट। पी आउटपुट क्या था हमारा 3600 डिवाइडेड बाई पी इनपुट कितना 4500, क्योंकि जूल पर सेकंड ही तो वॉट है, इसको हम रेशियो निकालते तो आएगा 80%, यानी कि बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर पोल फोर पोल लैप ऑन डीसी मशीन, फोर पोल लैप ऑन डीसी मशीन हैज 462 कंडक्टर्स इन द आर्मेचर। आर्मेचर में कितना कंडक्टर्स है 462, ठीक। द एवरेज फ्लक्स पर पोल इज 0.02 वेबर। तो एवरेज फ्लक्स पर पोल कितना दिया है 0.02 वेबर, ठीक है। डिटरमाइन द इंड्यूस आर्मेचर वोल्टेज व्हेन द आर्मेचर रोटेट्स इतना, तो हमें पता है ईएमएफ इज इक्वल टू का इक्वेशन क्या होता है एन पी फाइव जेड डिवाइडेड बाय 60 इंटू ए। अब ये बोला है लैप वाइंडिंग है, तो इसका लैप वाइंडिंग में पी और ए इक्वल होगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा एन फाइव जेड डिवाइडेड बाई 60। एन स्पीड हमारा दिया है 1000 आरपीएम, फ्लक्स दिया है 0.02 और जेड दिया है 462। तो इसको वैल्यू को हम लोग रखेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा 154 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो लोड रोटेशनल लॉसेज इन इलेक्ट्रिकल मशीन कंसिस्ट ऑफ। नो लोड रोटेशनल लॉसेज जो इलेक्ट्रिकल मशीन में होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, तो वो नो लोड कोर फ्रिक्शन एंड विंडिंग लॉसेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फील्ड वीकनिंग कंट्रोल मेथड इज यूज्ड फॉर द किसके लिए यूज किया जाता है, तो अबव रेटेड स्पीड के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी शंट जनरेटर इज, डीसी शंट जनरेटर क्या होता है सेल्फ एक्साइटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए डीसी सीरीज जनरेटर द टर्मिनल वोल्टेज विथ इंक्रीज इन लोड विल, डीसी जनरेटर में क्या हो जाएगा
टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज लोड के साथ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंक्रीज टू रेटेड वोल्टेज बढ़ेगा और वो फिर उसके बाद डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। सीरीज जनरेटर में क्योंकि क्या होता है, सीरीज जनरेटर में फील्ड और वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं, फील्ड वाइंडिंग और जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है। तो लोड के इंक्रीज होने के साथ सेम करंट फील्ड वाइंडिंग में भी फ्लो करेगा, तो इसका मतलब है क्या कि टर्मिनल वोल्टेज लोड के साथ बढ़ेगा, उसके बाद वो डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंपल मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ ए डीसी जनरेटर इज, तो डीसी जनरेटर वोल्टेज इंक्रीज करने का क्या मेथड है, स्पीड ऑफ रोटेशन, क्योंकि हमें डीसी जो जनरेटर का जो डीसी जनरेटेड वोल्टेज होता है वो क्या होता है, पी एन पाई जेड डिवाइडेड बाई 60A। ये सारे रेशियोज तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होते हैं, फ्लक्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, कंडक्टर्स तो फिक्स होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ फिक्स होता है, पोल्स फिक्स होता है। तो जो हमारा जनरेटेड ईएमएफ है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, उन स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। अगर स्पीड बढ़ेगा तो जनरेटेड ईएमएफ भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब है कि बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट टी बी नेट टॉर्क डेवलप बाय द रोटर रन सेट ओमेगा है यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट इज द मैकेनिकल पावर डेवलप, तो मैकेनिकल पावर डेवलप सिंपली ओमेगा इंटू टी हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूं। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं और यूजफुल क्वेश्चंस आपको आपके लिए लेके आऊंगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।